नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने पॉलिटिकल साइंस में संसद से रिलेटेड कुछ प्रश्न है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में ये सब दिखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए उनको कितना दिन पहले नोटिस दिया जाता है। ठीक है, कि आपको मैं हटा रहा हूँ। जिस भी प्रोसेस से संसद की बात कर रहे हैं तो उनको 14 दिन पहले ये काम करना पड़ता है कि उनको नोटिस दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि राष्ट्रपति के संदर्भ में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये भी जो पोस्ट है लोकसभा के जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, वो भी एक पोस्ट है जो कि काफ़ी ऊंचा पोस्ट है। तो इस संदर्भ में मान सकते हैं कि जैसा राष्ट्रपति के लिए 14 दिन दिया जाता है, उसी तरीके से 14 दिन इनको भी दिया जाता है, यानी कि 2 सप्ताह। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्षता ही करेगा, यानी कि जब ये सब चीज़ें 14 दिन जो भी है एक बार मतलब कि ये कह दिया गया कि आपको हटाया जाएगा, तो अब ये अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक है, उसे लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। लेकिन क्या होगा कि वो लोकसभा के जो सदस्य हैं, वहाँ पे जाके वो उस सीट पे बैठ सकते हैं और बहस वगैरह में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अध्यक्षता नहीं करेंगे जब उन पे इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी हटाने की। ठीक है, तो तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। और भी अगला पॉइंट है इसी से रिलेटेड, ऐसी स्थिति में उन्हें मत देने का अधिकार होगा, परंतु मत के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। जैसा कि जो सभापति जब बनते हैं वो, यानी कि अध्यक्ष बनते हैं, तो मत बराबर होता है तो वो दे सकते हैं वोट। लेकिन अगर यहाँ पे वोट बराबर होता है तो वो वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि उन्हें वोट देने का अधिकार है, लेकिन जब वोट बराबर हो जाएगा तब उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष लोकसभा विघटित होने के बाद भी पद पे बना रहता है, यानी कि जैसे ही लोकसभा विघटित हो गया तब पर भी वो पद पे बना रहेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री बना रहता है एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। तो उसी तरीके से लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी अपने पद पे बना रहता है जब तक कि नया जो अध्यक्ष है उनका चुनाव नहीं हो जाए। ठीक है, यानी कि नहीं, प्रथम बैठक, क्योंकि नया अध्यक्ष का चुनाव तो थोड़ा समय लग जाता है, उस समय प्रोटेम स्पीकर भी बनते हैं, तो उस समय तक होने के बाद भी पद नहीं छोड़ सकते जब तक कि नई लोकसभा का बैठक ना हो जाए। जब तक नई लोकसभा का बैठक नहीं हो जाता है तब तक ये अपने अध्यक्ष पद पे बने रहेंगे, विघटन होने के बाद भी लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की तारीख कौन निर्धारित करता है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे, राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, या चुनाव आयोग करता है, या उपराष्ट्रपति करता है। तो देखिए, जो लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की जो तारीख है कि कब लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनका चुनाव होगा, ये जो तारीख है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और अगर हम बात करें लोकसभा के उपाध्यक्ष चुने जाने की तारीख कौन निर्धारित करता है, तो जैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए, ये निर्धारित करेंगे कि अब मेरा जो मतलब कि सबऑर्डिनेट होगा, यानी कि मेरे चेला, यानी कि उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, कौन होगा, यानी कि किस दिन चुना जाएगा, वो कौन निर्धारित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष चुने जाने की तारीख कौन निर्धारित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला देख लेते हैं, लोकसभा के विघटन से क्या प्रभाव पड़ता है? जब लोकसभा का विघटन होता है, चुनाव के समय लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ते हैं? 3 ऑप्शन दिए हैं, उसको देखने की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है, यानी कि लोकसभा में अगर कोई विधेयक पारित हो गया है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में अभी पारित नहीं हुआ, इसमें विचाराधीन है। ठीक है, तो ये वाला जो विधेयक होगा वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित किया गया लेकिन अभी विचार में ही रखा गया है राज्यसभा में, और इधर लोकसभा विघटित हो गया, तो ये जो विधेयक है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है, ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर राष्ट्रपति के मतलब स्वीकृति के लिए विचाराधीन है तो वो समाप्त नहीं होगा अगर दोनों सदन द्वारा पारित कर दिया गया है। ठीक है, दोनों सदन द्वारा अगर पारित कर दिया गया है और राष्ट्रपति की अभी सहमति नहीं हुई है,
वहाँ पे विचाराधीन है तो वो अभी समाप्त नहीं होगा अगर लोकसभा विघटन भी हो गया तो, ठीक है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, समाप्त हो जाएगा। तो ये गलत है, आपके आंसर ये दोनों सही है। देखिए समाप्त नहीं होगा ये कहना अगर मतलब कि कहे तो सही होगा। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित है, अब देखिए दोनों सदनों द्वारा पारित है तो वो ऑब्वियस है कि मतलब कि वो स्वीकृति मिल चुकी है, सिर्फ राष्ट्रपति का साइन करना बाकी है। तो ऐसे में ये जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के सामने विचाराधीन भी रहेगा तो समाप्त नहीं होगा। और ऐसे विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया है तो वो भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, वो भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से इसके कंसेप्ट है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस परिस्थिति में बुलाता है? आप सुनते होंगे 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अगर वो नहीं रहते हैं तो वहाँ पे उपाध्यक्ष करते हैं, अगर वो भी नहीं रहते हैं तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष करते हैं, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष कभी इसका जो अध्यक्षता है वो नहीं करते हैं। तो किस परिस्थिति में ये चीज़ें बुलाई जाती है, दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक है वो किस परिस्थिति में बुलाई जाती है? यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, यानी कि एक सदन ने तो इसको पास कर दिया, दूसरे सदन ने अस्वीकृत कर दिया है, तो ऐसे समय में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, बशर्ते कि वो साधारण विधेयक हो और वित्त विधेयक हो, ठीक है। यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत हो, यदि सदन मतलब कि कोई भी सदन की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी सदन संशोधन किया गया है और उसको मानने में असहमत हो तब ये चीज़ें बुलाई जाती है। दूसरे सदनों द्वारा बिना विधेयक के पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया हो, ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि दूसरे सदन में भेजा गया और 6 महीने तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं वो कर रहा है, ठीक है, तब ये मान लिया जाता है कि उसमें गतिरोध है, इस वजह से कुछ एक्शन ही नहीं ले रहा है, तब जाके ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं संयुक्त बैठक वित्त विधेयक में बुलाई जाती है पर धन विधेयक में नहीं। देखिए धन विधेयक भी एक प्रकार का वित्त विधेयक, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, आपके असर्शन रीजन में पूछा गया है। तो देखिए धन विधेयक पे तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, लेकिन वित्त विधेयक पे लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो समान है। लेकिन अगर धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक पे राज्यसभा की शक्तियां लगभग नगण्य है, सिर्फ उस पर सिफारिश कर सकती है या संशोधन का प्रावधान रख सकती है, लेकिन लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो यानी कि धन विधेयक पे तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, लेकिन वित्त विधेयक पे संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। सपोज ये आपका वित्त विधेयक है तो इसमें ही कुछ पार्ट है वो धन विधेयक होते हैं, ठीक है। यानी कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकते, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। एक पॉइंट और भी है, यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। अगर लोकसभा विघटन हो गया और जिसकी वजह से कोई विधेयक छूट जाता है तो उस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन संसद से रिलेटेड आज मैंने कराए वो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सब एक एक प्रश्न आपको रैंक डिफाइन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।